कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी क्लास का एंड स्पेशली केमिस्ट्री की क्लास का बहुत ही इंतजार कर रहे होंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि मैम केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे। मैंने कहा था थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ लो, उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे। तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ने के बाद आज आपका फाइनली केमिस्ट्री पढ़ने का दिन आ गया है। चलो भाई, कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। निशा कुमारी आ चुके हैं, पृथ्वीराज आ चुके हैं, अरुण सिंह आ चुके हैं, सुरविनायक ठाकुर, जावेद कुछ करके हैं, कुलदीप है, आकांक्षा है, राहुल, पंकज, और उसके बाद है पुष्पम प्रिया, और उसके बाद है इशिका कुमारी। ठीक है भाई, जिनका कमेंट देख लिया उनको भी गुड इवनिंग एंड जिनको नहीं देखा उनका भी गुड इवनिंग। तो अभी फिलहाल आपका इसी स्लॉट में 8 बजे वाले स्लॉट में केमिस्ट्री ही चलने वाला है, राइट। तो अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा कि मैम केमिस्ट्री की क्लास कब होगी, तो रात को 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको मिलने वाली हूं। आज और कल, आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। कल फ्राइडे है ना, एक बार देख लूं। हाँ बच्चा, आज थर्सडे कल फ्राइडे, आज और कल 2 दिन केमिस्ट्री का क्लास होगा। फिर शनिवार इतवार की मेरी छुट्टी है, शनिवार इतवार को मैं क्लासेस नहीं लेने वाली हूं। उसके बाद मंडे से आपका केमिस्ट्री का वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। तो आज शुक्रवार और आपका आज वीरवार और शुक्रवार 2 दिन क्लास होगी, आज और कल क्लास होगी केमिस्ट्री की। उसके बाद बच्चा शनिवार इतवार की आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि शनिवार इतवार को इस बार मुझे घर जाना है, और उसके बाद मैं मंडे से आपकी क्लासेस वापस कंटिन्यू कर दूंगी, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैम कैसा केमिस्ट्री पढ़ाएंगी या किस लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। ध्यान से सुनना, यहां पर जो मैं आपको कम से कम 50 से 55 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं, वो केमिस्ट्री हर एक वनडे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाली है। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल का दे रहे हो, सीपीओ का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई टीचिंग सेगमेंट का एग्जाम देना चाहते हो, या फिर उसके बाद कोई रेलवे का एग्जाम देना चाहते हो, मैं सारा का सारा एनडीए सीडीएस सब कुछ कवर करते हुए चलूंगी। बस शर्त इतनी है कि आपको पेशेंस बना के रखना है, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे आपको पढ़ना है। हम धीरे 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 इस तरीके से केमिस्ट्री का लेवल अप करेंगे, राइट। तो हम पूरा केमिस्ट्री आपको वनडे एग्जाम वाला पढ़ाने वाली हूं। किसके लिए केमिस्ट्री नहीं है? कोई स्कूल वाला बच्चा है कि मुझे 12वीं क्लास का पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके लिए ये वाला केमिस्ट्री कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं होने वाला है, राइट। हाँ, फाउंडेशन के तौर पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा बोले मैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी कर रहा हूं, तो मैं उनसे पढ़ रहा हूं। अरे नहीं भाई, बीएससी ऑनर्स का एक अलग सिलेबस होता है। मैं यहाँ पे जो केमिस्ट्री करवाने वाली हूँ वो हर एक वनडे एग्जाम्स को कवर करवाने वाली हूँ, राइट। चलो, मैं आज की क्लास में आपको सिलेबस, आज जो है वो आज आपकी केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और साथ में सिलेबस वाली क्लास है कि क्या क्या हम सिलेबस है केमिस्ट्री का जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चा, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। कुछ बच्चों ने 9th 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, कुछ बच्चे होंगे साइंस बैकग्राउंड वाले जिन्होंने 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, है ना। बिल्कुल, DSSB के एग्जाम में जो केमिस्ट्री आती है वो यहां से कवर हो जाएगी आपकी। चलो, सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। जैसे हमने बात करी थी बायोलॉजी का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, जो लिविंग्स हैं, जो सजीव हैं, उनके बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री होता है। उनके बारे में स्टडी करना बायोलॉजी होता है। जैसे आपको मैं बोलूं हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मैम जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी इस धरती के ऊपर सजीव हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये सब हम लोग, प्लांट, हम सब लोग लिविंग हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना बायोलॉजी है। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, तो बच्चा ये जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहां से लिया गया है? केमिस्ट्री शब्द कीमिया टर्म से लिया गया है। आप कीमिया को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, केमिस्ट्री जो शब्द है उसका ओरिजिन क्या है? वो लैटिन भाषा के पहले जो टर्म्स होते थे ना, जो शब्द होते थे, वो हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते थे। जैसे बायोलॉजी मैंने पढ़ाया था, बायोस प्लस लोगोस, वो भी लैटिन भाषा से लिया गया। ऐसे ही बच्चा अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री शब्द है वो इसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से, कौन से शब्द से? कीमिया शब्द से। अब इस कीमिया का मीनिंग क्या है? कीमिया का मतलब होता है
है काली मिट्टी। क्या मतलब होता है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अगर कीमिया टर्म का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी कहां देखी गई? ऐसा माना जाता है, जब हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये सुनने में आएगा कि इजिप्ट में एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था नील नदी। इजिप्ट में एक नदी थी जिसका नाम था नील नदी, और उस नील नदी के अंदर काले कलर की मिट्टी हुआ करती थी। तो लोगों ने उस काले कलर की मिट्टी को देखा तो पहले तो उनको लगा ये काले कलर की मिट्टी है। बाद में उनमें से कुछ लोग अपने 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 घर ले गए, लैब में ले गए, वहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पता लगा कि ये जो काले कलर की मिट्टी है इसके अंदर तो बहुत सारे क्या है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं। ये जो काले कलर की मिट्टी है इसके अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये तो अलग अलग केमिकल से बनी हुई है, ये तो अलग अलग रसायनों से मिलकर बनी हुई है। तो यहां से कुछ लोगों को मालूम चलने लग गया कि भाई कुछ केमिकल्स नाम की चीज होती है, कुछ रसायन नाम की चीज होती है। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द है ये लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया हुआ है, और ये कीमिया शब्द आया था इजिप्ट में नील नदी के अंदर काले कलर की मिट्टी हुआ करती थी। लोगों ने देखा ये काले कलर की मिट्टी बड़ी अजीब सी मिट्टी है, बाद में उनको पता लगा कि ये जो काले कलर की मिट्टी है इसके अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे केमिकल हैं, रसायन हैं। तो यहां से लोगों को एक टर्म मिल गया, कौन सा? केमिकल यानी कि रसायन शब्द मिल गया। अब धीरे 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 लोगों को पता लगने लगा कि भाई हम तो जिस धरती पर, जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उस यूनिवर्स में तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल से मिलते हैं। वो बात अलग कि आप तब तक उन लोगों को मालूम नहीं था कि केमिकल्स होते क्या हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को मालूम चलने लगा, ध्यान से सुनना, क्या मालूम चलने लगा? क्या मालूम चलने लगा? अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियां दी, तो तब जाके लोगों को क्या मालूम लगा, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी में क्या बनता है? सेल बनता है। जितने भी लिविंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। हम पढ़ चुके हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, या सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और मैंने कहा था जब बहुत सारी सेल्स जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो टिश्यू बनाती हैं, वो उत्तक बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज के जुड़ने से ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो अल्टीमेटली एक बॉडी बनता है, और वो बॉडी किसका बनता है? वो एक लिविंग बॉडी बनता है, वो एक सजीव का शरीर बनता है। सजीव का एग्जाम्पल क्या हो गया? गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, खरगोश, प्लांट, हम सब क्या हैं? हम सब लिविंग हैं। और लिविंग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। तो हम इन लिविंग्स के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो बच्चा, जनरल साइंस की एक ब्रांच बन गई, सामान्य विज्ञान का एक ब्रांच क्या बन गया बच्चा? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई संरचना जो सेल और कोशिका से बनी हुई है उसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बच्चा, ये तो हो गए एक लिविंग। इस कमरे के अंदर मैं और एक कॉपर है मेरे पास पेट, वो दोनों लिविंग हैं। इसके अलावा मेरे कमरे में आप देखोगे तो ये मार्कर, ये डिजिटल बोर्ड, ये कैमरा, ये टीवी, ये सीपीयू, ये यहां पर चेयर रखी है, पोडियम रखी है, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये सब नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं हैं। और जब बात करते हैं ये पेन, कैमरा, टीवी, पेंटिंग, पंखा, ये अपना कर्टन्स लगे हुए हैं, गद्दा पड़ा हुआ है, इधर पोडियम पड़ा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब निर्जीव चीजें हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स चीज जिस सबसे छोटी चीज से बने हुए होते हैं उसे कहते हैं एटम, परमाणु कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं क्या पढ़ाने जा रही हूं, सारी चीजों को लिंक करूंगी लास्ट में। ये डिजिटल बोर्ड है, इसके इतने से हिस्से के अंदर आपको लाखों करोड़ों एटम मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों परमाणु मिल जाएंगे। तो मैंने कहा मेरा बॉडी सेल से बना हुआ है, ऐसे ही इस मार्कर का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ है, वो परमाणु से बना हुआ है। मैं सेल से बनी हूं इसलिए मैं लिविंग हूं। और ये जो मार्कर है, ये बच्चा आप बताएंगे कि ये किससे बना हुआ है? ये एटम, परमाणु से बना हुआ है, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग है।
तो कोई भी निर्जीव वस्तु किससे बनी हुई होती है? एटम, परमाणु से। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, सबसे छोटी स्ट्रक्चर उस वस्तु की क्या होती है? एटम होता है, परमाणु होता है। जैसे सेल जुड़ जाती है बहुत सारी तो टिश्यू बनता है, वैसे बहुत सारे एटम जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं, अणु बनते हैं। जैसे सेल के जुड़ने से, बहुत सारी सेल्स के जुड़ने से एक टिश्यू बनता है, ठीक वैसे ही बहुत सारे एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बन जाता है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, आप पढ़ोगे, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये तत्व होते हैं। और जब बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं तो बच्चा वो बनाते हैं कंपाउंड्स। वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड का नाम लिया एस ऑफ, जैसे मैंने एक कंपाउंड का नाम लिया SO2, इसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान से सुनना बच्चा, इस SO2 में दो एलिमेंट हैं, एक तो सल्फर का है और एक ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के दो हैं, सल्फर का एक। तो बच्चा देखो, ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट जुड़े तो कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। और जब बहुत सारे कंपाउंड्स जुड़ते हैं तो केमिस्ट्री में बनता है मैटर, जिसे बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं हम? पदार्थ। तो अब इस चीज को जरा लिंक करने की कोशिश करना। मैंने कहा मेरे कमरे के अंदर दो ही टाइप की चीज है, एक तो लिविंग। लिविंग वो है जो सेल से बना हुआ है। लिविंग के बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और बच्चा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग बॉडी बना। तो मैं इस चीज से बनी हुई हूं। ये मार्कर, ये डिजिटल बोर्ड, ये पोडियम, ये कैमरा, टीवी, ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये होती हैं निर्जीव वस्तुएं। और निर्जीव वस्तुओं के शरीर की सबसे छोटी इकाई एटम होती है। जैसे बहुत सारी सेल्स के जुड़ने से टिश्यू बनता है, वैसे एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे बहुत सारे टिश्यूज के जुड़ने से ऑर्गन्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से एलिमेंट्स, तत्व बनते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से जुड़ने से एक क्या बन जाता है? बहुत सारे ऑर्गन जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स के जुड़ने से कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं, यौगिक। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन के एलिमेंट्स एक कंपाउंड बना दिए, यौगिक। जैसे आप लिखते हो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन पहला तत्व है, ऑक्सीजन दूसरा तत्व है। तो दो तत्व मिले तो यौगिक बन गया, दो एलिमेंट बने तो कंपाउंड बन गया। और जब बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं तो क्या बनता है? केमिस्ट्री में मैटर बनता है, पदार्थ बनता है। तो क्या मैं ये कह दूं कि किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और बच्चा इसी मैटर से आगे चलकर क्या बनती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं, निर्जीव बनती हैं, निर्जीव चीजें बनती हैं। आप मुझसे पूछोगे मैम मैटर क्या है? मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका थोड़ा बहुत क्या हो? द्रव्यमान हो, मास हो, और जिसने थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसने थोड़ा बहुत जगह घेर रखा है, उसे आप मैटर बोलोगे। आप देखो मेरी एक घड़ी है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान होगा, और इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसने जगह घेर रखी है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी? मैटर। भैया ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो मास, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, 5 ग्राम 7 ग्राम कितना तो होगा, और इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसे क्या बोलूंगी? मैटर, पदार्थ। बच्चा मैं कहूंगी ये डिजिटल बोर्ड है, ये 80 किलो का है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 80 किलो, और इसने कुछ ना कुछ तो मेरा देखो जगह घेर रखा है, इस दीवार को घेर रखा है। तो कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसी चीज आपके चारों तरफ जिसका हल्का फुल्का द्रव्यमान हो और जिसने कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, जगह घेर रखी है, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे मैटर बोलते हैं, उसे पदार्थ बोलते हैं। और मैटर किससे बना हुआ होता है? मैटर बना हुआ होता है एटम, परमाणु से। अब बच्चा इस बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है केमिस्ट्री की।
क्या लिखी है? मैंने कहा कि केमिस्ट्री जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज के कीमिया शब्द से लिया गया है और कीमिया का मतलब है काली मिट्टी। और मैंने कहा कि ये जो काली मिट्टी है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स थे और इसी केमिकल्स शब्द से केमिस्ट्री बना, रसायन शब्द से रसायन विज्ञान बना, है ना। वो ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, रसायनों वाली विज्ञान। केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। जब भी हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में। मैंने बोला भैया मुझे बताओ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो कैल्शियम इज ए एलिमेंट, कैल्शियम एक तत्व है। तो कैल्शियम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, रसायनों के बारे में। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डेली लाइफ में आप इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे आप पोछा लगाते हैं तो पोछे के अंदर आप क्या डालते हैं? डेटोल डालते हैं या फिनाइल डालते हैं। आप बाथरूम साफ करते हैं, हार्पिक डालते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये क्या सब केमिकल्स है। ये सब क्या है? केमिकल्स। इस दीवार को आपने पेंट करा तो पेंट में भी केमिकल्स हैं। आप अपने बालों में कलर करते हैं, उस कलर में भी केमिकल्स हैं। तो आपके डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल्स से आप मिलते हो। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री और क्या है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स, केमिकल्स एंड कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चा जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की वो ब्रांच, वो शाखा साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम एटम, एलिमेंट, केमिकल, कंपाउंड्स एंड मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसी साइंस की ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहते हैं। उसी साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। जब आप सेल, टिश्यू, ऑर्गन, लीवर, पेनक्रियास, फेफड़े इनकी बात करते हो, आप बायोलॉजी की बात करते हो। जब आप बात करते हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पीरियोडिक टेबल, पॉलीमर, फ्यूल, इन सब की बात करते हो तो बच्चा ये आप बात कर रहे हो केमिस्ट्री की। ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग है, ये एक मैटर है। भाई मैटर तो है ना, मैटर तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरी इयररिंग सही भी मैटर है क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इसने स्थान को घेर रखा है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आपके चारों तरफ जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मैटर। रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम परमाणु, तत्व, रसायन, यौगिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी ब्रांच को आप केमिस्ट्री बना देते हैं, उसी ब्रांच को आप केमिस्ट्री बना देते हैं। बात करते हैं बच्चा इस केमिस्ट्री के फादर कौन है? कौन है? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? अगर आपसे पूछ ले हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री या पूछ ले हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जनक कौन है केमिस्ट्री के? जैसे आपके जन्म कौन है? आपके मम्मी पापा हैं इस दुनिया में आपको लाने वाले, है ना। जैसे ही आपका जन्म करवाने वाले आपके माँ बाप हैं, ठीक वैसे केमिस्ट्री के फादर कौन है? जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री में काम किया और बहुत बड़ा काम किया। जैसे हमने पढ़ा था बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु। इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। ऐसे आपने पढ़े होंगे बहुत सारे फादर। वैसे ही केमिस्ट्री के जनक कौन है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, फादर कौन है? तो आपके सामने एक नाम आता है, बहुत ही प्यारा सा नाम, एंटोनी लेवोइजियर। क्या नाम है? एंटोनी लेवोइजियर। इन्हीं को आप रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं, इन्हीं को आप आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया कि रासायनिक विज्ञान या आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, आप बताएंगे लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर या लेवोइजियर नाम याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चा क्यों बोला? अब कुछ ना कुछ तो काम किया है, नहीं तो मैं आप में से सुरेश को बोल दूं कि सुरेश इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो जमेगा क्या? सुरेश ने कुछ किया ही नहीं केमिस्ट्री की ब्रांच में। इन्होंने बहुत काम किया केमिस्ट्री की ब्रांच में। क्या काम किया? सुनो बच्चा, आप जानते हैं एक एलिमेंट होता है H, जिसका सिंबल है H और जिसका नाम है हाइड्रोजन। कितने बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में?
हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है। क्यों आता है 1 नंबर पे, वो सारी बातें आगे मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आने वाला एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे, हेनरिक कैवेंडिश। कौन थे? हेनरिक कैवेंडिश। खोज के लिए पूछे तो कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज की, इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन जो हाइड्रोजन टर्म है, क्या है? जो हाइड्रोजन शब्द है, हाइड्रोजन टर्म है, शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? एंटोनी लेवोइजियर के द्वारा। ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। हाइड्रोजन है उसकी खोज हेनरिक कैवेंडिश ने की, लेकिन जो हाइड्रोजन टर्म है, जो नाम है, वो एंटोनी लेवोइजियर ने दिया। ठीक वैसे ही बच्चा एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज आगे पढ़ाऊंगी, शील एंड प्रेस्टले ने की थी। लेकिन जो ऑक्सीजन टर्म है, ऑक्सीजन जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? आप बताएंगे बेटा, एंटोनी लेवोइजियर ने दिया। और मोर एवर इन सबसे ऊपर उठ के एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था कंबस्टन थ्योरी। क्या दिया था इन्होंने? कंबस्टन थ्योरी दिया था। और यहीं से लोग इनके बारे में जानना शुरू किए थे। हिंदी में बोलते हैं दहन सिद्धांत। कंबस्टन थ्योरी के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोइजियर। क्या कहा इस थ्योरी में? इन्होंने कहा कि भाई जब कभी भी आप किसी फ्यूल को, किसी ईंधन को जलाते हो, किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से, तो वहां पर लार्ज अमाउंट में लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे मैं इस कमरे में आग लगा दूं, कोयला जला दूं, तो भाई वहां से लाइट निकलेगी और एनर्जी निकलेगी। जैसे मेरी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल होता है, ऑक्सीजन उसे जलाता है तो मेरी गाड़ी चलती है, उसका इंजन चलता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, कंबस्टन थ्योरी दी थी किसने? एंटोनी लेवोइजियर ने। और इन्होंने कहा जब कभी भी आप किसी फ्यूल को, किसी ईंधन को, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, कार्बन, पेट्रोलियम, कुछ भी हो सकता है फ्यूल, कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, चारकोल हो सकता है। तो जब कभी किसी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जलाया जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट और एनर्जी बनती है, लार्ज अमाउंट में प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी को कहते हैं कंबस्टन थ्योरी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? एंटोनी लेवोइजियर के द्वारा दी गई थी। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया क्या क्या क्वेश्चन कि कौन है केमिस्ट्री के फादर, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान के जनक कौन है? आप बताएंगे लेवोइजियर। बस इतना ही नाम याद कर लो, एंटोनी छोड़ो, ठीक है। लेवोइजियर जी ने क्या किया? हाइड्रोजन शब्द दिया, ऑक्सीजन शब्द दिया, कंबस्टन थ्योरी दी, दहन सिद्धांत दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए थे, आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसीलिए इनको बना दिया गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो अभी तक की क्लास में आपको क्या समझ में आया कि जनरल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। मैटर क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका हल्का फुल्का द्रव्यमान हो और जिसने स्थान घेर रखा है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे मैटर कहते हैं। मैटर किससे बनता है? मैटर की सबसे छोटी इकाई एटम होता है, परमाणु होता है। एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। एंड कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? मैटर बनाता है, पदार्थ बनाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये मार्कर एक मैटर है तो इसके अंदर क्या होगा? एटम भी होगा, एलिमेंट भी होगा, इसके अंदर कंपाउंड्स भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो इस मार्कर, ये मार्कर क्या है? एक चीज है, एक वस्तु है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इसके अंदर क्या क्या है, किसका बना हुआ है? आप बोलोगे इसके अंदर तो डाई लगी हुई है इसको कलर करने में। आप बोलोगे इसके अंदर तो पेपर लगा हुआ है, लिखने वाला सॉफ्ट है यहां पर। तो पेपर किससे बना हुआ है? ठीक है बच्चा। तो आप बता देंगे केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया है जो लैटिन भाषा का शब्द है। और केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लेवोइजियर हैं।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी हैं। जैसे हमने पढ़ा था बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री की 5 ब्रांच होती हैं। कुछ बच्चे तो सिर्फ ये सुनते हैं सिर्फ केमिस्ट्री की तो 2 ही ब्रांच होती हैं। जैसे कुछ बच्चे जानते हैं बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। अरे उल्लुओं, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिपैटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये सारी बायोलॉजी की ब्रांच होती हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री जो होती है, जिसकी हम रसायन विज्ञान की कितनी ब्रांचेस होती हैं? 5 ब्रांच होती हैं। कुछ बच्चे जानते हैं मैम 2 ही ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। नहीं, वो बात अलग है। आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ा है, सिर्फ आपके सिलेबस में, आप सीबीएसई बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़े हो, तो आपने सिर्फ क्या पढ़ा है स्कूल में? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ा है। लेकिन सिर्फ आप पढ़ते हैं वो सच तो है नहीं, है ना, उसके अलावा भी दुनिया है। तो केमिस्ट्री की 5 ब्रांच होती हैं। ध्यान से सुनना कौन कौन सी। 1 नंबर पे आती है बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 1 पे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहीं से आपका सिलेबस बनेगा, तो इसको जरा गौर से सुनने की कोशिश करना। यहीं से आपका सिलेबस बनेगा, तो इसे गौर से सुनने की कोशिश करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान, वो केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी कार्बन से बनी हुई है। आपको एक बात बताऊं, कार्बन से ही केमिस्ट्री है। कार्बन ही केमिस्ट्री का दूसरा नाम है, या केमिस्ट्री से ही कार्बन है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। कार्बन से केमिस्ट्री है, बिना कार्बन के केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। हर जगह कार्बन है। इस कपड़े में कार्बन है, इसमें कार्बन है, इस बोर्ड में कार्बन है, मेरी घड़ी में कार्बन है, इस कैमरे में कार्बन है, इस टीवी में कार्बन है, मेरी सेल्स में कार्बन है, हर जगह कार्बन है, मेरे बालों में कार्बन है, मैं जिस गाड़ी को चलाती हूँ उसमें पेट्रोल डीजल डलता है उसमें कार्बन है, हर जगह कार्बन है। तो कार्बन केमिस्ट्री का ही रूप है। तो वो केमिस्ट्री जो कार्बन से बनी हुई है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा केमिस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? कार्बन पे डिपेंडेंट है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो सारी की सारी कार्बन वाली केमिस्ट्री यहां पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बाद पॉलीमर बनाने में कार्बन आता है, फ्यूल बनाने में कार्बन आता है, ग्लूकोज में कार्बन है। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें कार्बन है कि नहीं है? है ना कार्बन, है ना। तो कार्बन वाली केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा ब्रांच होता है, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 नंबर पे आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसमें कार्बन तो नहीं है, विदाउट कार्बन केमिस्ट्री। इसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ऐसा रसायन विज्ञान जो बिना कार्बन के बन गया। हाँ जी भाई, मैं मानती हूँ 90 से 95% केमिस्ट्री कार्बन से बनी हुई है, लेकिन बाकी की 5-10% तो बिना कार्बन के भी है ना। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे, पीटी जिसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं हम? आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में कहाँ पे कार्बन? कार्बन तो एक ही जगह है, सिर्फ 6 नंबर एटॉमिक नंबर पे। हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब तो एलिमेंट्स है ना। आगे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल। कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। जैसे मैंने कहा सोडियम एक धातु है। क्या कहा मैंने? सोडियम एक धातु है। तो भैया सोडियम में सोडियम ही तो है, कार्बन थोड़ी है। सोडियम में सोडियम ही तो है, कार्बन थोड़ी है। तो बिना कार्बन वाली केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान। तीसरा जो आता है, और मैं बताऊं आपको मेन यही पढ़नी है, वनडे एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है, मेन यही है आपकी, 90% में आपको यही पढ़ना है। तीसरा आता है बच्चा एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी केमिस्ट्री जो आप डेली लाइफ में काम में लेते हो, या इसे अप्लाइड केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जो आप डेली लाइफ में काम में लेते हो। अब आप बोलोगे मैम डेली लाइफ में, दैनिक जीवन चक्र में, दैनिक जीवन में आप जिस केमिस्ट्री को काम में लेते हो उसे अप्लाइड केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब बच्चा एनालिटिकल केमिस्ट्री में डेली लाइफ में आप क्या काम में लेते हो?
आप कोई दवाई तो खाते होंगे ना, मेडिसिन तो खाते होंगे। आपका पेट दर्द हुआ तो आपने पेट दर्द को ठीक करने वाली दवाई खाई, उस दवाई में कौन सा केमिकल है? तो डेली लाइफ की केमिस्ट्री होगी। आपकी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, आज तो यार मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप से लेने जा रहा हूं। तो डेली लाइफ में पेट्रोल डीजल क्या होता है? फ्यूल होता है, ईंधन होता है। आप घर में लकड़ी, वुड, लकड़ी होती है हमारे घरों में, तो लकड़ी के अंदर आपके क्या क्या केमिकल्स हैं? ईंधन, जो पेट्रोल है वो किस किस से बना हुआ है, डीजल किस किस से बना हुआ है। ऐसे ही आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि मैगी नहीं खानी चाहिए, मैगी नहीं खानी चाहिए क्योंकि मैगी में क्या आता है? लेड आता है। तो मैगी आप डेली लाइफ में खाते हैं। ऐसे ही आप सुनते होंगे कि जब एनवायरनमेंट में लेड ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है, मरकरी ज्यादा हो जाता है तो खतरनाक हो जाता है, जब कॉपर आप ज्यादा खा लेते हैं तो वो भी खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब है बच्चा, ऐसा केमिस्ट्री जो डेली लाइफ में काम आता है, जो किस में काम आता है? दैनिक जीवन चक्र में काम में आता है। जैसे आपने कौन सा मेडिसिन खाया, आप जैसे फर्टिलाइजर हम हमारे खेत में क्या करते हैं? खाद देते हैं, है ना। फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जैसे यूरिया है, इनको हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। तो यूरिया किससे बना हुआ है? जैसे अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट किससे बना हुआ है ना बच्चा। जैसे हम टमाटर खाते हैं तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली खाते हैं, टैमरिंड टार्ट्रिक एसिड होता है। अंगूर खाते हैं, नींबू खाते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो डेली लाइफ की केमिस्ट्री होती है, इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। पहला केमिस्ट्री का ब्रांच कौन सा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बन से बनी हुई है। दूसरा ब्रांच कौन सा था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो विदाउट कार्बन है। तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें हम डेली लाइफ वाली केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा, फोर्थ पे आता है बड़ा ही टफ केमिस्ट्री का ब्रांच, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, जैविक रसायन विज्ञान। बायोकेमिस्ट्री, इसको बोलते हैं जैव रसायन विज्ञान। बायोलॉजी के अंदर घुसी हुई केमिस्ट्री, जैव रसायन विज्ञान। बायोलॉजी के अंदर घुसी हुई केमिस्ट्री पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जैसे मैंने पढ़ा था ये बायोकेमिस्ट्री, मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था, उसके 4th और 6th सेमेस्टर में पढ़ा था। तो बच्चा बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री। अब आप कहोगे मैम बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री कैसे पॉसिबल है? अभी देती हूं आपको एक एग्जांपल। आप जानते हैं, हम पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। आपने बायोलॉजी में पढ़ लिया कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज एक शर्करा होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होती है, इसको ऑक्सीजन तोड़ता है तो एनर्जी बनती है। ये सब पढ़ना बायोलॉजी है। इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया। अब इस ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो पढ़ना केमिस्ट्री है। आपने पढ़ लिया डीएनए, इस तरीके से डीएनए होता है। डीएनए के अंदर ATCG होता है। तो डीएनए के अंदर ये 2 बॉन्ड होते हैं। डीएनए कहां पढ़ा? बायोलॉजी में। ये बॉन्ड कौन से होते हैं, कैसे बने हैं, ये पढ़ना। जैसे एडेनिन, थाइमिन, ये होती है प्यूरिन, पिरिमिडिन, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। तो क्या होती है प्यूरिन की स्ट्रक्चर, क्या होती है पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर। बायोलॉजी के अंदर घुसा हुआ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चा। और बहुत टफ होता है ये, बहुत टफ होता है ये, समझ गए। और 5वां जो आता है, 5 नंबर पे जो केमिस्ट्री की ब्रांच आती है, वो आती है बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री। 5 नंबर पे आती है। हाँ, कभी किसी से सुनना कि मैं बायोकेमिस्ट्री से PhD कर रहा हूं। बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, बहुत जीनियस लोग होंगे वो लोग, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आसान नहीं है। मैं एक मैम को जानती हूं जो हमारी HOD थी, शिप्रा मैम। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से PhD किया हुआ था। बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इतने जीनियस लोग कम होते हैं। और लास्ट वाला जो आता है 5वां, वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन विज्ञान, भौतिकी रसायन विज्ञान, फिजिक्स के अंदर घुसा हुआ केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन विज्ञान,
फिजिक्स के साथ जो कंबाइंड होके केमिस्ट्री है उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, उसे भौतिकी रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप तुरंत समझ जाओगे। एक नाम लिख रही हूं मैं, रेडियो एक्टिविटी लिख रही हूं ना, रेडियो एक्टिविटी जिसे कहते हैं रेडियो धर्मिता। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, बस थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। फिजिक्स वाला टीचर फिजिक्स के तरीके से बताएगा, और जो मैं बात करती हूं, नहीं बच्चा वो नहीं है शिप्रा मैम, पागल हो गए हो क्या, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूं बच्चा, रेडियो एक्टिविटी में केमिस्ट्री वाला पार्ट केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाता है। से रेडियो एक्टिविटी में रेडियम क्या होता है, किसने इसकी खोज की, फिजिक्स है। किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी में कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, उसमें न्यूक्लियस पार्ट लेता है, न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बारे में पढ़ना, ये सब पढ़ना आपका केमिस्ट्री है। जैसे मैं एक और बताती हूँ, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स तो बच्चा थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ही एक कंबाइंड चैप्टर है ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूं आपको कि मेन जो आपकी 5 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, अब देख लो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। नंबर 1 पे कौन सी है, हाँ जी, अब देखो नंबर 1 पे कौन सा आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान जो कार्बन से बनी हुई है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी केमिस्ट्री है। तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो डेली लाइफ में हमें काम में आती है। चौथा बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर घुसी हुई केमिस्ट्री। पांचवा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन विज्ञान, फिजिक्स के अंदर घुसा हुआ केमिस्ट्री जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं, एटम बम कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन बम कैसे बनाते हैं, ये सब पढ़ते हैं आप इसके अंदर। तो ये आपकी 5 क्या हैं, केमिस्ट्री का ब्रांचेस हैं। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं। समझ में आ गई मेरी बात। अब बात करते हैं, यहां तक आपको पता लग गया केमिस्ट्री होता क्या है, उसमें क्या पढ़ते हैं। अब फटाक से सिलेबस नोट करो, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूं। वनडे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं, फटाक से अपना सिलेबस नोट करो। पहला चैप्टर और केमिस्ट्री की जान, इसके अलावा केमिस्ट्री है ही नहीं कुछ। पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो पीटी, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखो आवर्त सारणी। कम से कम 15 क्लास में तो यही चैप्टर खत्म होगा, लेकिन जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो गया उस दिन मानिएगा कि आपने 60% केमिस्ट्री पढ़ लिया। चैप्टर बड़ा है लेकिन मानिएगा 60% केमिस्ट्री पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर लिखो जल्दी से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। कौन कौन सी धातु होती हैं, क्या धातु की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी नॉन मेटल होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला चैप्टर लिखो बच्चा, तीसरा चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बिना तो केमिस्ट्री है ही नहीं ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सब पढ़ना है आपको। कार्बन और उसके यौगिक, कम से कम 50 से 55 घंटे तो मिनिमम पढ़ोगे। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, क्या क्या कार्बन है, कार्बन के अपर रूप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे बच्चा इसके बाद, अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है ना, ये सब लिखवाऊंगी आपको। कुछ रूल्स लिखवाऊंगी, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात करेंगे। अगला नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद लिखना फ्यूल, जिसे ईंधन बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा अम्ल, क्षार एवं लवण। कैसे बनते हैं एसिड, कैसे बेस, कैसे लवण, कैसे सॉल्ट बनते हैं, कौन कौन से डेली लाइफ में एसिड काम में लेते हैं, कौन कौन से बेस लेते हैं, कौन कौन से सॉल्ट लेते हैं, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे एक चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। वही आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आप
एटम बॉम्ब बना सकते हैं, किस तरीके से आप हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकते हैं। इसके बाद पीरियोडिक टेबल हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो ग्लास, कांच क्या होते हैं, कांच कैसे बनते हैं, कितने टाइप का कांच होता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स, कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे, उर्वरक के बारे में बात करेंगे, लिख दिया उर्वरक। उसके बाद अगला चैप्टर, कुछ चैप्टर यहां लिख रही हूं, ठीक है बच्चा, इसको छोटा करके कुछ चैप्टर इधर लग दे रहे। केमिकल रिएक्शन बहुत टफ लगता है बच्चों को। केमिकल रिएक्शन हिंदी में लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। वही बच्चा आपको केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कुछ फॉर्मूले। क्या पढ़ाया जाएगा? कुछ फॉर्मूला। 1 या 2 क्लास फॉर्मूले की लूंगी जिसमें सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ा दूंगी आपको, है ना। उसके बाद लिख लो एक चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा आयोनिक बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऐसे ही बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। और बच्चा इसके बाद आप कौन सा चैप्टर लिख सकते हैं? केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ग्लास हो गया, कुछ छोटे छोटे चैप्टर है जिनको ना लिखो, सीमेंट हो गया, है ना, थोड़ी बहुत कुछ 2-4 मेडिसिन के नाम याद करवाने हैं, वो आपके बीच में, इन बीच में ही आ जाएगा मेन, है ना। कोई चैप्टर छूट तो नहीं गया? पीरियोडिक, हाँ एक लिख लो और एंड एलॉय। और एंड एलॉय, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, और का मतलब होता है एस्क। तो लिखो इस चैप्टर को हिंदी में एस्क कॉमा मिश्र धातु, मिश्र धातु, ये सब पढ़ा। एक और लिखो सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ कैसे बनता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साबुन, इसे हिंदी में लिखना साबुन एवं अपमार्जक। हिंदी थोड़ी टफ होती है साइंस की। साबुन एवं अपमार्जक, अपमार्जक, ये कुछ मेन चैप्टर हैं, बाकी छोटे मोटे चैप्टर तो इसके अंदर आते ही रहेंगे। ये कुछ मेन चैप्टर हैं, बाकी छोटे मोटे चैप्टर तो इनके अंदर आपके आते रहेंगे, होते रहेंगे, ठीक है भैया, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? देखो पहला चैप्टर क्या है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी, कम से कम 15 क्लास यही खा जाता है चैप्टर। फिर 7-8 क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज, एलोट्रोप, डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट क्या होता है, फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर, कुछ मॉडल बताऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताऊंगी। जैसे मैंने कहा कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आप कैसे लिखते हो? 1s2 2s2 2p2, तो ये कैसे लिखा गया? तो ये सब पढ़ाएंगे आपको। फ्यूल के बारे में, एसिड बेस सॉल्ट, रेडियो एक्टिविटी, ग्लास, फर्टिलाइजर्स। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस, वही सारी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना। एग्जांपल देखे, फॉर्मूले, केमिकल बॉन्डिंग और अलॉय, सोप एंड डिटर्जेंट, कुछ मिसलेनियस में डाल दो जो आ जाते हैं छोटे मोटे चैप्टर। आज तो बहुत, हाँ पॉलीमर भी लिख दो प्लीज 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 प्लीज, पॉलीमर भी लिखो। पॉलीमर बहुत क्वेश्चन देता है एसएससी वैएसएससी के एग्जाम में। पॉलीमर जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। बाहर तो बहुत तेज आंधी आ रही है यार, क्या हो गया? लग ही नहीं रहा था, इधर तो टेंट वेंट गिरने लग गए हैं लोगों के। वो आंधी क्या जो बता के आए, है ना। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले केमिस्ट्री की जान, जिसके बिना केमिस्ट्री है ही नहीं, क्या? पीरियोडिक टेबल। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन वाले में आ जाएगा बच्चा, तो हम पढ़ेंगे पीटी, पीरियोडिक टेबल, लेकिन ये स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, आज से नहीं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा रख रहा है मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, तो क्या मुझे केमिस्ट्री केमिस्ट्री समझ में आएगा? अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप समझ के नोट्स बनाएंगे मेरे साथ, तो केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पर आपको कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है जिस केमिस्ट्री से आपको पीएचडी करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी बैकग्राउंड, ऐसे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री? उन्होंने जो पढ़ी केमिस्ट्री वो थोड़ी अलग थी, वनडे एग्जाम में थोड़ी अलग आती है बच्चा,
बायोमोलिक्यूल में बेटा, बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर होता है। बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में बोल दो बायोमोलिक्यूल, और बायोलॉजी में बोल दो ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन आते हैं। तो मैं वो बायो में ही पढ़ा देती हूँ। बायोलॉजी में बोल दो ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, केमिस्ट्री में बोल दो बायोमोलिक्यूल, चैप्टर एक ही है। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करें कल की क्लास से। कल की क्लास से हम पढ़ेंगे क्या, आप बताएंगे पीटी, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बिल्कुल एकदम बेसिक से पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। अटपटांग चीजें नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, मैं पीएचडी नहीं करवाने वाली हूँ केमिस्ट्री में, जो एग्जाम में आ जाए। अब आपको कैसे पता लगेगा मैम जो पढ़ा रही हैं वो ठीक पढ़ा रही हैं क्या? तो भाई आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लो, पता लग जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के एसएससी के पेपर निकाल लो, प्रीवियस ईयर के मालूम चल जाएगा। आप रेलवे ग्रुप डी के या एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, एनडीए सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, देख लो केमिस्ट्री वाले पार्ट से क्या आता है ना। चलो, तो ये हम कल से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। कल शुक्रवार को क्लास होगी, फिर शनिवार इतवार मैं ऑफ पे हूं। मैंने कह दिया मैं घर जा रही हूं, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप शनिवार को इंतजार ना करें मेरी क्लास का। फिर मैं सीधा मंडे को मिलूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, सीधा मंडे को मिलूंगी। चलो भाई, आज के लिए इतना बहुत है। अब मुझे इजाजत दो जाने की, और किसी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो 9 बजे आ जाइएगा, यूट्यूब पर भी आ जाइएगा, या आप प्रैक्टिस बैच में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो टाइमिंग रहेगा अभी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का टाइमिंग यही रहेगा। एएल